हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज 11 को डिस्कस करेंगे। और सेम उसी तरीके से मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 5 एंशियंट, 5 मेडिवल और 5 मॉडर्न के। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग, सही युग्मों को सुमेलित करिए। ये राजस्थान पीएससी का क्वेश्चन है और यूपी पीएससी प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सुमेलित करना है आपको। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। शवधान R37, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, नर्तक की मूर्ति और मोहनजोदड़ो के सामने लिखा हुआ है जुता हुआ खेत। कौन सा इसमें सुमेलित करना है? अब सुमेलित करने के लिए देखते हैं। हड़प्पा से जो मिला है वो शवधान मिला है R37। शवधान R37, उसका नाम रखा गया R37। लोथल से जो मिला है वो हमें मिला है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बाबू डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मिला है। ठीक है। कालीबंगा से मिला है हमें जुता हुआ खेत। और कालीबंगा के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले सीरीज में बताया था। और जैसा कि आपको जो इतिहास की आपके एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें बताया था मैंने, कालीबंगा जो है वह आपका प्राक हड़प्पा हड़प्पा स्थल है। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है प्री हड़प्पा, मतलब मैच्योर हड़प्पा। हड़प्पा को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। मतलब प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा, 3 में डिवाइड करते हैं। लेटर हड़प्पा जो होता है पतन का काल होता है। और जो उसके सबसे उच्चतम बिंदु बात पाता है, जहां पर सब कुछ एकदम समृद्धि पर पहुंचा था, वो मैच्योर हड़प्पा होता है। और शुरुआती दौर जो होता है वो ग्रामीण वाला क्षेत्र था, वो कालीबंगा में है। तो कालीबंगा से उसी उसी क्षेत्र में प्राक हड़प्पा स्थल है और वहां से प्राप्त हुआ है जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से मिली हुई है नर्तक की मूर्ति, जो डांसिंग स्टैच्यू है, जो लेडी का डांसिंग स्टैच्यू है, ब्रॉन्ज का बना हुआ। किसका बना हुआ है बेटा? ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ये कहाँ से मिला है? हमें मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। तो क्या हो गया? ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। धौलावीरा हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का प्रश्न है बेटा। कहाँ पर स्थित है धौलावीरा? धौलावीरा जो स्थित है वो स्थित है आपका, वो आपका गुजरात में। वो कहाँ पर स्थित है बेटा? गुजरात में। ठीक है बात। और धौलावीरा के बारे में कुछ विशेषता है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और शामिल करने का क्या यहाँ पर क्या वो था बेटा? धौलावीरा से जैसे अगर आप अन्य स्थल देखते हो, चाहे मैं हड़प्पा की बात करता हूँ, हड़प्पा, या फिर मोहनजोदड़ो की बात करता हूँ, मोहनजोदड़ो की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, एक पश्चिम में और एक पूर्व में। ठीक है बात। मोहनजोदड़ो से भी एक पश्चिम में टीला मिला है और एक पूर्व में भी टीला मिला हुआ है। ठीक है बात। पश्चिम वाला जो है, जो वेस्ट में है, इसको बोला जाता है बेटा सिटेडल। सिटेडल या फिर दुर्ग। और जो आपका ईस्ट में मिला हुआ है इसको बोलते हैं लोअर टाउन, निचला नगर। निचला नगर। तो जितने भी हड़प्पा स्थल है सेम वहां पर मोहनजोदड़ो में भी यही मिला हुआ है। जितने भी हड़प्पा स्थल थे वहां पर जो भी क्षेत्र थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। पर धौलावीरा में जो था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। धौलावीरा में जो स्थल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और 3 पार्ट से डिवाइड होने का मतलब ये होता है, यहाँ पर हो सकता है वहां पर जो भी आपके हायर सुप्रीम जो अथॉरिटी होती थी वो रहा करती थी, यहाँ पर उनके अधिकारी रहा करते थे, और निचले वाले में आपके आम जनता रहा करती थी। समझ में आ गई बात? तो धौलावीरा है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। कहां पर स्थित है? आपके गुजरात में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 153। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र क्षेत्र को आज आप किस नाम से जानते हैं? ये नवोदय स्कूल के पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, हिस्ट्री के। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को आज किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस के नाम से। क्या पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक के नाम से, ईरान और इराक के नाम से, इराक और लेबनान के नाम से? मतलब आज की डेट में वो कौन से हिस्से हैं जो इसमें शामिल होते हैं? तो वो ये है बेटा, मतलब ईस्ट सीरिया है, सीरिया का पूर्वी वाला क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी तुर्की है, साउथ ईस्ट आपका तुर्की वाला क्षेत्र है, और इराक वाला क्षेत्र, इराक वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी आपके तुर्की वाला क्षेत्र है, और ईस्टर्न सीरिया वाला क्षेत्र मेसोपोटामिया में शामिल था। जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो इतने क्षेत्रों को हम
शामिल करते हैं। समझ में आ गई बात? सिर्फ और सिर्फ इराक का क्षेत्र नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दजला और फरात वाला क्षेत्र नहीं था। दजला फरात जिसको आप टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी कहते हैं, सिर्फ वो वाला क्षेत्र नहीं था इसमें। इतने ये आपके सीरिया का भी क्षेत्र आता था और तुर्की का भी क्षेत्र, कुछ क्षेत्र यहाँ पर शामिल किए गए थे। ठीक है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया इज, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? ये भी एनवीएस पीजीटी 2019 का ही प्रश्न है। यह एक हेब्रिक वर्ड है, हिब्रू हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव सभ्यता। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है जो पहाड़ से संबंधित है। यह इसका ये आर्किडियन शब्द है जिसका मतलब होता है उपजाऊ मैदान। ठीक है, आर्किडियन, ग्रीक या फिर हेब्रिक। तो इसमें जो है मेसोपोटामिया का अर्थ मैं बता दूं। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ अगर निकालते हो तो इसका मतलब होता है दोआब। दोआब। ठीक है बात? अब ये दो शब्दों से बना है, दो और आप। ये दो मतलब होता है टू। दो मतलब क्या हो गया बेटा? टू। और आप मतलब हो गया पानी वाला क्षेत्र या फिर एरिया ऑफ वाटर या फिर रिवर। मतलब टू एरिया ऑफ रिवर, मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे आप मेसोपोटामिया बोलते हो, या फिर जो आप ग्रीक शब्द है मेसोपोटामिया जिसको आप बोलते हो दोआब। अंग्रेजी में भी इसको लिखा जाता है दोआब। ठीक है बात? जिस इसी तरीके से अगर तीन नदियों के बीच का क्षेत्र होगा तो त्रियाब बोलेंगे। चार नदी के बीच का क्षेत्र होगा चतुराब बोलेंगे। और पांच नदी के बीच का क्षेत्र होगा तो उसे पंजाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पंज आब। पंज आब, पांच नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। समझ में आ गया? आपका मतलब होता है नदियों के बीच का क्षेत्र या फिर पानी वाला क्षेत्र आपका। तो इसका सही शब्द क्या है बेटा? बी है। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। क्वेश्चन नंबर 155। सुतका गेंदोर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये यूपीपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन है। सुतका गेंदोर किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वो सिंधु है, झेलम है, सरस्वती है या दाश्क है? तो ये जो है आपके दाश्क नदी के किनारे स्थित है सुतका गेंदोर। सुतका गेंदोर जो है ये आपके, जो आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता देखते हो उसका सबसे पश्चिम बिंदु है। पश्चिम बिंदु है, बिंदु है। सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद है, और सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे ईस्टर्न पार्ट जो है वो आलमगीरपुर मेरठ के पास स्थित है। तो सुतका गेंदोर जो है वो आपके दाश नदी किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है बात? अब इसकी जो खोज थी वो 1927 में, 1927 में आरएल स्टाइन ने की थी। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने किया था बेटा? आरएल स्टाइन ने किया था। इसी तरीके से कुछ और आपको क्षेत्र याद करने हैं, जैसे एक है सोतका को, सोतका को, और एक है बेटा बालाकोट, बालाकोट। अगर आप सोतका को की बात करते हैं तो ये शादी कौर नदी के किनारे है, शादी कौर नदी के किनारे है। ठीक है बात? और उसके बाद अगर बालाकोट की बात करते हो तो ये विंदोर नदी है, विंदोर नदी के मुहाने पर है, विंदोर नदी के मुहाने पर, मुहाने पर। ठीक है बात? ये याद करेंगे। पहला सुतका गेंदोर जो कि आपके दाश नदी किनारे है, सुतका को शादी कौर नदी के किनारे है, बालाकोट विंदोर नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है बात? सुतका गेंदोर जो है वो आपके पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। प्लस यह आपका सुतका गेंदोर जो था वह एक आपका कोस्टल सिटी था, यहां से भी व्यापार होता था। जैसे लोथल था भारत में, वैसे सुतका गेंदोर वहां का आपका था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 156 से आपका शुरू हो जाता है मेडिवल हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक? निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं करवाया गया था? जौनपुर है, हिसार है, फतेहगढ़ है और फिरोजाबाद है। अब देखो यहां पर जो ये आपको फतेहगढ़ दिख रहा है, इसका निर्माण आपके फिरोज शाह तुगलक ने नहीं करवाया था। जौनपुर का करवाया था, हिसार फिरोजाबाद का करवाया था, और फिरोजाबाद का निर्माण करवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ये एमपीपीएससी 2017 क्वेश्चन है। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी? हु एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट यादव डायनेस्टी इन देवगिरी? अब देखो देवगिरी में यादव डायनेस्टी की जो स्थापना की बात करते हैं तो देवगिरी में जो यादव डायनेस्टी थी वो 1850 में स्थापित होती है और ये चलती है 1334 तक। 1334 तक ये चलती है। ठीक है बात? अब इसकी जो राजधानी थी, ये यादव डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। यादव डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो क्या थी बेटा? देवगिरी थी। और इसको स्थापित करने वाले थे भिल्लम। कौन थे बेटा? भिल्लम। कौन थे? भिल्लम थे। ठीक है बात? ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का क्वेश्चन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कई बार पूछा गया है बेटा।
सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी, विच सुल्तान बिल्ट आगरा सिटी, जिसने आगरा की स्थापना की थी। अब देख रहे हो कहाँ कितने में पूछा गया है। उत्तराखंड के जीआईसी के पेपर में पूछा गया था, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर यूजीसी ने 2014 का आया है, यूपीपीएससी प्री 2008, प्री 2006, प्री 2000 में, मतलब इस तरह से पूछा गया है। आगरा सिटी का निर्माण किसने करवाया था, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा शहर के अगर निर्माण की बात करवाते हो तो इसका निर्माण कराया था सिकंदर लोदी ने। किसने करवाया था बेटा, सिकंदर लोदी ने करवाया था आगरा का निर्माण। ठीक है, और कब करवाया था, 1506 में। 1504 में पहले तो इसने 15 साल में इसने बादलगढ़ बादलगढ़ का किला बनवाया, बादलगढ़ का किला बनवाया। और अपनी राजधानी 1506 में डिक्लेयर कर दी थी किसने बेटा, आगरा को सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का शासक था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 159 है आपका ये। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया था, विच नेम वाज व्हाट नेम वाज गिवन बाय चित्तौड़ बाय अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर विक्ट्री। ये यूके उत्तराखंड जीआईसी 2018 का क्वेश्चन है। खिजराबाद, अलीदाबाद, आदिलाबाद, किलोगढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम रखा था, जैसे चित्तौड़ पर आक्रमण जो था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। कब किया था बेटा, 1303 में किया था। ठीक है, बाद चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था। और इसके बाद अपने पुत्र के नाम पर, उसके पुत्र का नाम था बेटा खिज्र खान, उसी के नाम पर इसने क्या किया था, चित्तौड़ का नाम आपके खिजराबाद रख दिया था। ठीक है, रावल राणा रतन सिंह की कहानी आप लोगों ने सुनाई होगी, रानी पद्मावती वाली, उसी की बात करें। 1303 पर इसने वहां पर आक्रमण किया था, उस पर विजय हासिल की थी, और उसके बाद वहां का जो नाम था वो खिजराबाद रख दिया था अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर। ठीक है बात। अब उसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी। वे सुल्तान ऑप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी। तो सिकंदर सानी की उपाधि अडॉप्ट करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। सिकंदर सानी का मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर, या फिर दूसरा सिकंदर। सिकंदर, ठीक है बा, दूसरा सिकंदर। ठीक है बा, सिकंदर सानी या फिर सेकंड अलेक्जेंडर या फिर दूसरा सिकंदर बोला जाता है। ये टाइटल अडॉप्ट करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है बात। अब क्वेश्चन नंबर आपका 161, 18वीं शताब्दी में, अब यहां से आपका मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। हिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल है नवनीत सर क्लासेस पर जाकर के, आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह का आपको आइकन मिलेगा और डाउनलोड करके आप वहां से बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने प्रारंभ किया था। 18वीं सेंचुरी में किसने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो अब देखो भाई बेटा, 1791 की अगर आप बात करते हो, 1791 में एक व्यक्ति थे जॉनथन डंकन, जोनाथन डंकन। उन्होंने क्या किया था, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर तो सही हो गया, लेकिन इस संस्कृत विद्यालय के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप रख लो। ठीक है बात। कॉलेज की स्थापना की 1958 में, 1958 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया। विश्वविद्यालय मतलब आजादी के बाद विश्वविद्यालय बना दिया गया बनारस में ही। और 1974 में इसका नाम चेंज करके संपूर्णानंद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। विश्व विद्यालय कर दिया गया। समझ में आ गई बात। तो संस्कृति विद्यालय, या फिर अगर आपसे इसमें से कुछ भी नाम बोलता है, संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1791 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, जोनाथन डंकन। या फिर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय का नाम पहले क्या था, तो वो संस्कृति कॉलेज कहलाता था, संस्कृत कॉलेज कहलाता था। ठीक है, बस जोनाथन डंकन ने उसे एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज को कब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया, 1974 में बनाया गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं घुमा फिरा करके। तो इतनी बातें अगर आप याद रखोगे तो इसका जवाब आप दे लोगे। ठीक है बात। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। ये हिमाचल पीजीटी में पूछा गया और भी बहुत सारे पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162, सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ, सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ का संबंध किससे है। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ इज रिलेटेड टू, अब सुनो, देखो लॉर्ड कर्जन के समय की अगर बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक आयोग गठित किया था सिंचाई से जुड़ा हुआ, सिंचाई इरिगेशन से जुड़ा हुआ, सिंचाई से जुड़ा। और इस आयोग का काम था सिंचाई से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में सरकार को अवगत कराना, प्लस उस सिंचाई के कार्य में जितना भी पैसा आवंटित होना है उसके बारे में भी सरकार को बताना। तो 1901 में सिंचाई से जुड़े हुए आयोग की गठन करवाया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। और लॉर्ड कर्जन ने इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो बनाया था आपको सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ को बनाया था। और ये किससे जुड़े हैं बेटा, सिंचाई से जुड़े हुए। ये एमपीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी
सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाई, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये तो बच्चों बच्चों को पता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। देखो एमपीपीएससी का क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है ये। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? 1773 में, ठीक है। और सबसे पहले जो इसके चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे सर एलिजा एम्पे। एलिजा इम्पे बने थे, इम्पे बने थे पहले चीफ जस्टिस इसके बनाए गए थे। प्लस इसके साथ तीन और आपके जज रखे गए थे, वो थे आपके चैम्बरलीन। तीन जज और थे, चैम्बरलीन, लिमेस्टर, चैम्बरलीन, लिमेस्टर और हाइड। हाइड, ठीक है बात। ये तीन जज और थे, एलिजा एम्पे जो थे वो चीफ जस्टिस थे, उनके सपोर्टिंग में तीन जज और रखे गए थे, चैम्बरलीन, लिमेस्टर और हाइड। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो एलिजा एमपी बनाए गए थे, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 164, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉस, स्पिरिट ऑफ लॉज, लॉज मतलब ये हो रही है, ये वाले लॉज हैं, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉस की रचना की थी? विच फ्रेंच फिलोसफर रोड द स्पिरिट ऑफ लॉस? क्या वो मॉन्टेस्क्यू थे, क्या वो वॉल्टेयर थे, रूसो थे, या नन ऑफ एबव थे? तो वो थे आपके मॉन्टेस्क्यू। कौन थे बेटा? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने इसकी जो रचना की थी 1748 में, इसका पहला प्रकाशन आया था। 1748 में इसका पहला प्रकाशन आया था, द स्पिरिट ऑफ लॉस। अगर पूछे द स्पिरिट ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है तो वो मॉन्टेस्क्यू की है। कहां से जुड़े हुए? फ्रांस से जुड़े हुए, फ्रांस फिलोसफर थे, फ्रेंच के वो दार्शनिक थे, उनकी ये थी बेटा मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है बात। ये आपके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2018 का प्रश्न है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड कर्जन ने जो 1905 में बंगाल विभाजन किया था उसको किसके द्वारा रद्द किया गया? तो बंगाल के विभाजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लेंगे। जैसे इसकी घोषणा जो थी वो 19 जुलाई, बंगाल के विभाजन की जो घोषणा थी वो 19 जुलाई 1905 की गई थी, और इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 से ये क्या हुआ था बेटा? प्रभावी हो गया था। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था, ठीक है बात। अब देखो जो लॉर्ड हार्डिंग्स थे, इन्होंने 12 दिसंबर 1911, ये वो समय जब दिल्ली दरबार लगा था, इस समय बंगाल के विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया था। समझ में? लॉर्ड हार्डिंग्स थे जिन्होंने इसके बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लागू कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905, और इसके बीच में मॉरलेमेंटो रिफॉर्म भी आता है, आपको पता है। इसी समय इसके बाद क्या होता है? आपके कांग्रेस में विभाजन हो जाता है 1907 में, यही सब। फिर 1900 फिर आपके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी स्थापना 1906 में इसी समय हो जाती है ढाका में, इसके बाद के सारा क्रम है। तो ये सारी चीजें होती हैं। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग्स क्या करते हैं? इसको समाप्त कर देते हैं, इसको बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको हिस्ट्री का बैच चाहिए तो वो आपके नवनीत सर क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर अवेलेबल है। बहुत ही मिनिमम फीस पर आपको वहां पर हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस उसके साथ साथ और भी हैं। इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप की क्लास मिल जाएगी, वर्ल्ड मैप की और बायोलॉजी की भी क्लासेस वहां पर अवेलेबल हैं। नवनीत सर क्लासेस को डाउनलोड करें, प्लस इसके साथ साथ मैंने वहां पर मॉक टेस्ट भी लगा रखे हैं। जिसको क्लासेस नहीं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट भी परचेज करना चाहते हैं तो एसएससी और रेलवे के लगभग 8,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। एसएससी सीएचएसएल का भी 1,000 ज्यादा मॉक टेस्ट है, और एसएससी जीडी का भी 917 मॉक टेस्ट है। इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, नवनीत सर क्लासेस, और वहां से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम फीस पर ये सारी फैसिलिटी आपको वहां पर दी जाएंगी, और बहुत ही डिटेल में सारी चीजें आपको तैयार की जाएंगी, जिससे आपका पूरा जीएस स्ट्रांग हो जाए। अगर जीएस से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकें। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों हित मित्रों को जरूर बताएं इसके बारे में कि एक सर है जो इस तरह की क्लासेस आपको करवा रहे हैं। प्लस एनसीईआरटी की क्लासेस तो यूट्यूब पर चली रही हैं, उसको भी देखें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।